नमस्कार, साथ की बड़ी बात पे स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के पूर्वी हिस्से में भीषण तूफान का खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में तेज हो रहा है चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से आज यास तूफान टकराएगा। दोपहर 12 बजे तट से टकराने का अनुमान है। यास को लेकर 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान से निपटने के लिए तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 11 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। तो देश के पूर्वी हिस्से में भीषण तूफान का खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवाती तूफान यास तेज हो रहा है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से आज यास तूफान टकराएगा। दोपहर 12 बजे तट से टकराने का अनुमान है। यास को लेकर 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए हैं। तो चक्रवाती तूफान यास से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देश के पूर्वी हिस्से में भीषण तूफान का खतरा बना हुआ है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से आज ये तूफान टकराएगा। दोपहर 12 बजे तूफान के टकराने का अनुमान है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर, इसके साथ ही 11 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो यास तूफान का असर आज दिखेगा और यह तूफान लगातार भीषण रूप लेते जा रहा। अलर्ट इसे लेकर जारी किया गया है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से आज ये तूफान टकराएगा। दोपहर 12 बजे तूफान के टकराने का अनुमान है। तो देश के पूर्वी हिस्से में भीषण तूफान का खतरा लगातार बना हुआ, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवाती तूफान पूरी तरह से तेज हो रहा है। यास तूफान के मद्देनजर 8 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो यास चक्रवात का छत्तीसगढ़ में मामूली असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आंशिक रूप से पूरे देश में बादल छाए रहेंगे। इधर सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो यास तूफान का आंशिक रूप से असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देगा। हालांकि कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आंशिक रूप से पूरे प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। इधर सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो एक तरफ यास तूफान को लेकर 8 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया और आज दोपहर 1 बजे बंगाल और ओडिशा के तट से यास तूफान के टकराने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी मामूली असर इस तूफान का देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3,506 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 7,443 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 56,474 पहुंच गई है। अब तक की बात करें तो 9,56,715 संक्रमित प्रदेश में मिल चुके हैं। वहीं अब तक 12,723 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं अब तक 8,88,518 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से जिलों में प्रशासन ने अलग अलग शर्तों के साथ छूट दी है। जिला रायपुर की बात करें तो सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है।
तो छत्तीसगढ़ के कई जिले अनलॉक होंगे। रायपुर जिले में क्या कुछ खुलेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। छात्रावास में छात्रों को रहने की परमिशन होगी। शहर में जुलूस, धरने, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा, ये बंद रहेंगे। इसके साथ ही गाइडलाइन के साथ वैवाहिक आयोजन कर सकेंगे। अनुमति इसके लिए लेना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा। मेहमानों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 50 होगी। सभी प्रकार की स्थायी अस्थायी दुकानें खुलेंगी। सुपरमार्केट, शराब दुकान, सैलून शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, होटल से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक रहेगी, ये अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल से टेक अवे की अनुमति रात 9 बजे तक दी गई है। शाम 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। राजनांदगांव की बात करें तो सुबह 6 बजे से 5 बजे तक यहां छूट दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। बालोद की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर दुकानें खुली रहेंगी। सुकमा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। चलिए, तो लॉकडाउन में किस तरह से राहत दी गई, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा। प्रिया पांडे हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। प्रिया, आज से अब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में एक बड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा आज दिन भर की हम बात करें प्रिया, तो खबरों में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश भर में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है उसी तरीके से राहतें बढ़ा दी गई हैं और इसी क्रम में रायपुर समेत लगभग प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जहां पर राहतें अधिक बढ़ा दी गई हैं। आज से राजधानी रायपुर में शराब दुकान से लेकर सुपरमार्केट, मॉल्स सभी को राजधानी रायपुर में शराब दुकान से लेकर सुपरमार्केट, मॉल्स सभी को खुलने की जो है अनुमति दे दी गई है। हालांकि फिलहाल थिएटर्स को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है, थिएटर्स नहीं खोले जाएंगे। मॉल से सुपरमार्केट जो भी खुलेंगे उनके लिए एक तय गाइडलाइन है कि एक समय में कितने लोगों को ही एंट्री दी जा सकती है। इन तमाम गाइडलाइन के साथ ये छूट दे दी गई है और भले ही श्रवण छूट दे दी गई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संक्रमण अभी गया नहीं है और इस वक्त ज़रूरी है कि जो सरकार के नियम हैं उनका पालन करें। तमाम राहतें मिल गई हैं। जो ऑड एंड इवन फॉर्मूला चल रहा था उससे भी निजात मिल गया है। पूरे बाज़ारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, तो लोग चाहें तो बाज़ार जा सकते हैं, अपने घरों से निकल सकते हैं, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ज़रूर करें। तो इन नियमों के साथ, इनकी पालन के करने की निर्देश के साथ ही राहतें दे दी गई हैं। इसके अलावा लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले जो हैं वो कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो गिर रहे हैं, वो लगातार सिमट रहे हैं। अभी भी जो रोज़ाना आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 4000 के आसपास है और ये बड़ी राहत है। हमने देखा कि 10,000 के पार रोज़ाना मामले जा रहे थे और अब छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर हो रही है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट भी घट रहा है, यानी कि मृत्यु दर भी घट रहा है, साथ ही पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हो रही है। रिकवरी रेट जो है वो 2 गुना से ज़्यादा है इस वक्त। तो ये राहत की बात है, ये अच्छी बात है और ये स्थिति आगे भी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग नियमों का भी पालन करें। तीसरी लहर को लेकर भी सरकार इस वक्त मुस्तैद है, तैयारियाँ शुरू हो गई। विभाग लगातार अपने हॉस्पिटल्स की संख्या में, अपने हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं में विस्तार में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर अब जो है और तीसरी लहर को लेकर पूरा विभाग जो है वो अलर्ट पर है और अगर आने वाले समय में स्थितियां फिर से खराब हुई तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नतीजा हो सकता है, अच्छी व्यवस्था कह लें, देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टूल किट मामले पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी से और कांग्रेस दोनों ही इस मामले पर आमने सामने और संबित पात्रा को नोटिस भेजने के बाद से ही अब ये सियासत और गर्मा गई है। हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घर पे पुलिस गई, पूछताछ की, उनसे लगभग 10 मिनट की पूछताछ चली, उनसे कुछ सवाल किए गए, उनके ट्विटर का में एक्सेस मांगा गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो लगातार टूल किट मामले में जो है सियासत तेज हो गई है और ट्विटर ने भी इसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है क्योंकि ये मामला पूरा जो है संबित पात्रा जैसे तमाम कई और बड़े नेता थे जिन्होंने ट्वीट कर ये कहा था कि कांग्रेस इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रही है और उसके बाद से ही ये लगातार चर्चाओं में रहा। जब ट्वीट ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया कहा है तब से पर लगातार चाहे पक्ष चाहे विपक्ष इस पर हमलावर है और इस वक्त भाजपा इसको लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से भाजपा इस प्रदर्शन कर रही है। तो ये तमाम खबरें हैं, ये तमाम अपडेट हैं श्रवण, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। भैया, इसके अलावा हम बात करें तो आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले को एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं।
जी बिल्कुल, आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 10 करोड़ का जो केयर्स फंड है वो देने वाले हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर विस्तार किया जा रहा है। केयर्स फील्ड ऑफिस वेदांता केयर्स फील्ड जो अस्पताल है उसका लोकार्पण आज भूपेश बघेल करने वाले हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में चाहे कोविड केयर सेंटर हो चाहे अन्य अस्पतालों की जो विस्तार की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि तीसरी लहर की बात और तीसरी लहर की तैयारी ही है ये श्रवण। जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों में अस्पताल खोले जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें रहेंगी आज। चलिए, तो इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात मध्य प्रदेश में कोरोना आंकड़ों की करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2422 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 7373 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहां जो है 48,634 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में अब तक जो है वो संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो लगातार घट रहा। इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो अब तक 7,686 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 7,13,376 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। हर दिन मिलने वाले जो आंकड़े हैं उसमें कमी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है उसमें भी भारी गिरावट देखी जा रही है। चलो, मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों में। जी बिल्कुल, यदि हम मध्य प्रदेश की आज की बात करें तो कोरोना को लेकर के जो स्थितियां बनने वाली है, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी, तो इसी के मद्देनजर समीक्षा बैठकें लगातार जारी की जा रही है। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो समीक्षा बैठक ली है उसमें कई पहलुओं पर विचार किया गया है। इसके साथ ही साथ अब नागरिकों से भी उनके सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा सकती है। यदि हम संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों भोपाल, इंदौर, सागर, इनमें जो है संक्रमण की दर अभी 5% के आसपास बनी हुई है। वहीं 11 जिलों में जो है संक्रमण की दर 1% के करीब पहुंच गई है और कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पिछले 24 घंटों में 10 से भी कम संक्रमित मरीज मिले हैं। तो संक्रमण की राहत जो है लगातार मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर इसके साथ ही साथ एक और जो चिंता की बात है ब्लैक फंगस, उसके लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। तो सरकार दोनों पहलुओं पर विचार कर रही है कि किस तरीके से पोस्ट कोविड इफेक्ट जो देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के, व्हाइट फंगस के, उनको नियंत्रण में कैसे किया जा सके। इसके साथ कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार कम हुई है तो कोरोना कर्फ्यू में किस तरीके से छूट दी जाए। वहीं यदि हम राजधानी भोपाल में देखें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले में जो आकाश दुबे आरोपी फरार था उसने कल सरेंडर कर दिया है और आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी कस्टडी के लिए। तो जब कस्टडी में आकाश दुबे को लिया जाएगा तो कई सारे जो चीजें हैं वो सामने आएगी कि किस तरीके से इंजेक्शन की चोरी की जाती थी, क्या कुछ पूरा मामला था। इसमें कई बड़े खुलासे आज हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। जी चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दुर्ग के शराफा व्यापारी प्रकाश सांकला के ठिकानों पर डीआरआई की टीम की दबिश के मामले में कल दिन भर गहमा-गहमी का माहौल रहा। कल पूरे दिन व्यापारियों ने सांकला की महावीर कॉलोनी स्थित घर पर डेरा डाले रखा। वहीं जब टीम ने प्रकाश सांकला के भतीजे नितिन सांकला को अपने साथ पूछताछ के लिए थाने लेकर आई तो डीआरआई की टीम के साथ कुछ व्यापारियों ने मारपीट भी की। दरअसल कल सुबह करीब 8 बजे गाड़ियों में सवार होकर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के करीब 15 अधिकारी कर्मचारी दुर्ग के सराफा कारोबारी प्रकाश सांकला के ठिकानों पर पहुंचे। प्रकाश सांकला के महावीर कॉलोनी के दोनों मकानों पर दिन भर जांच चलती रही। इस दौरान डीआरआई की टीम प्रकाश सांकला के भतीजे को रायपुर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय व्यापारियों का हुजूम डीआरआई की टीम के पीछे पड़ गई, जिस पर डीआरआई सीधे सिटी कोतवाली के थाने पहुंचे और बड़ी संख्या में व्यापारी भी थाने पहुंच गए और हिरासत में लिए व्यापारी को छोड़ने की मांग करने लगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आकाश, कार्रवाई लगातार जारी है, अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है और आज क्या कुछ हो सकता है?
बिल्कुल, जिस तरीके से सराफा व्यापारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश साखला के निवास पर कल डीआरआई की जो टीम ने दबिश दी थी, बड़ी संख्या में जो है अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हुए थे और जो प्रकाश साखला के दोनों निवास जो महावीर स्थित कॉलोनी में स्थित है, वहां दोनों निवास पर जो है देर रात तक पूछताछ जारी रही। आज सुबह तड़के जो है 5 बजे जो है प्रकाश साखला को जो डीआरआई की टीम ने अपने साथ रायपुर ले गई है। ये जानकारी में आया है कि जो टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, वही इनकम टैक्स से कुछ रिटर्न जो फाइल है उसको अपने साथ ले गई है। साथ ही लगभग टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, वही इनकम टैक्स से कुछ रिटर्न जो फाइल है उसको अपने साथ ले गई है। साथ ही लगभग 65 लाख रुपए जो साथ ले गई है नगद, और साथ ही जो है 1 किलो सोना की बात जो सामने आ रही है, जो जब्त करके जो है डीआरआई की टीम अपने साथ ले गई है। वहीं जो है जो प्रकाश साखला के जो भतीजे हैं नितिन साखला, उसको अभी भी सिटी कोतवाली दुर्ग में रखा गया है और लगातार पूछताछ जारी है। जो मुख्य अधिकारी जो यहाँ पहुंचे हैं डीआरआई के, नितिन अग्रवाल, वो इस पूरे पूछताछ में शामिल है और लगातार पूछताछ जारी है। जो भारी संख्या में जो व्यापारी है वो कल पहुंचे हुए थे। इनके जो नितिन साखला को जिस तरीके से लेकर के थाने पहुंचे थे टीम ने, तो उसका विरोध भी लगातार जारी रहा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि किसी न किसी प्रकार से जो है ये पूछताछ को रोकी जाए और जो जिनको हिरासत में रखा गया है उन्हें छोड़ा जाए। तो इस तरीके से एक बड़ा जो घटनाक्रम चलते रहा। देर रात तक लगभग 200 से अधिक जो है व्यापारी संगठन के लोग जो है यहाँ पर थाने में मौजूद रहे। वहीं जो निवास स्थान है वहां भी काफी जो सामाजिक लोग है वो इकट्ठे थे। तो ऐसे में काफी जो आक्रोश भी देखा गया है लोगों में। जो जिस तरीके से एक बात भी यहाँ पर सामने आई है कि जो टीम है उनके द्वारा जो है परिवार के जो नितिन साखला जिसको हिरासत में रखा गया है उनके साथ में मारपीट किया गया था। तो वहीं जो थाने के भीतर भी जो टीम के सदस्य हैं उनके साथ भी जो है कुछ व्यापारिक संगठन के लोगों ने मारपीट की है। इस तरीके से घटनाक्रम काफी तनावपूर्ण था और पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में रखा हुआ था और थाने में ये पूरी कार्रवाई जारी है। अब फिलहाल जिस तरीके से टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है, इसके बाद जो नितिन साखला है जिनसे पूछताछ जारी है उसको भी अपने साथ डीआरआई लेके जाएगी या अब उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा, अब ये आने वाले कुछ देर में ही मालूम पड़ पाएगा। वैसे अभी भी थाने में जो है कुछ लोग जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां सोनू सूद ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सोनू सूद ने रेणु से बात की है। सोनू ने इंजेक्शन पहुंचाने का भरोसा दिया है। रेणु के पिता का ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। रेणु ने सीएम शिवराज से मदद की गुहार लगाई थी। मंत्री प्रद्युमन सिंह से भी इस बच्ची ने गुहार लगाई थी और इस पूरे मामले में सोनू सूद ने अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मेरे पापा की मदद कीजिए, उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शंस लगने हैं। और चले तो सोनू सूद ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, सोनू सूद ने एक बार फिर से यहाँ पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। हैदराबाद में सोनू सूद ने जो रेणु है उससे बात की है और उससे कहा है कि जो उसके नशे की जो क्राइसिस है, जो उसके लिए वो परेशान हो रही है, वो उसको उपलब्ध कराने का वो काम करेंगे। साथ ही प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी कल ट्वीट किया है कि वो उस लड़की के साथ हैं और उसको इंजेक्शन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल पूरे दिन भर वो IBC 24 के साथ साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़की मदद मांगती हुई दिखाई दे रही है। पूरे देश भर में अलग अलग लोग हैं जो उसको वीडियो को उसको ट्वीट कर रहे हैं कि इस लड़की की मदद की जाए, लेकिन अभी तक किसी ने उस बच्ची के पास इंजेक्शन नहीं पहुंचाए। सभी ने आश्वासन दिया है कि मदद की जाएगी, उसको इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इंजेक्शन कब उपलब्ध होंगे, क्योंकि जो उसकी जो रेणु शर्मा उसके पिता है राजकुमार शर्मा ब्लैक फंगस के शिकार हैं और ब्लैक फंगस के चलते उनके पिता का एक ऑपरेशन हो चुका है, एक आंख
निकाली जा चुकी है, एक जबड़ा निकाला जा चुका है और 8 दिन से ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में भर्ती है। तब से ये लड़की परेशान है, लगभग उसने खुद बोल रही है कि वो जो लोग हैं मदद के नाम पर करीबन 800 से 900 कॉल लगा चुकी है, लेकिन अभी तक उसको मदद नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक बेटी अपने बाप को बचाने के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए लगातार लोगों से मदद मांग रही है, जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान से गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, ज्योतिरादित्य से निवेदन कर रही है, प्रद्युम्न सिंह तोमर से निवेदन कर रही है, लेकिन अभी तक उसको इंजेक्शन नहीं मिला। ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, निश्चित रूप से नासिर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों की स्थिति की हम बात करें, मध्य प्रदेश में इलाज व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की आप देख पा रहे हैं? नासिर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, तो सोनू सूद ने, इस बच्ची ने मदद के लिए गुहार लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं से उन्होंने अपने पिता के इलाज के लिए इंजेक्शन की उन्होंने गुहार लगाई। दरअसल रेणु के पिता का ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है, इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। चलिए, बढ़ते आगे। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के लिए मरीजों के परिजन भटक रहे हैं। राजधानी भोपाल के बाग सिवनिया इलाके में बायोफेक फार्मा के इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की खेप पहुंची तो कई दिनों से इंतजार कर रहे परिजनों के चेहरे खिल गए। अपनी बारी के इंतजार कर रहे लोग नाराज होते हुए भी दिखे। यहां पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ड्रग्स अमले ने लोगों को इंजेक्शन दिए। एक पैकेट में इंजेक्शन के 4 वायल्स की कीमत 30,000 रुपए बताई गई। मेडिकल कॉलेज के डीन से सत्यापित दस्तावेज देखने के बाद ही इंजेक्शन बांटे गए। इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा होने से सभी को इंजेक्शन नहीं मिला। हालांकि सरकार ने जरूरतमंदों को इंजेक्शन आसानी से और सही दरों पर मिल सके, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मेरे भाई हैं, मित्र हैं, अमरनाथ यात्रा वाले, तो वो काफ़ी दिन से भर्ती हैं और अभी नाक में उसको ब्लैक फंगस हुआ है तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हाँ, कोरोना हुआ था, अभी बंसल में भर्ती हैं। नहीं, ये एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और इसमें पुलिस की बहुत अच्छी भूमिका है यहाँ पे। और साथ में ये आप देख ही रहे हैं कि ड्रग डिपार्टमेंट के हमारे लोग भी लगातार लगे हुए हैं और जैसी जैसी इसकी डिमांड और सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होते जाएंगी, लोगों की सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।